दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं अपने CIV मेड सिंपल केस चैनल में। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने फेसबुक ग्रुप में कुछ क्वेश्चन पोस्ट किया था जो कि डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड था। तो दोस्तों, आज हम लोग इस चैनल में, अपने इस चैप्टर में उन्हीं कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उनसे रिलेटेड और भी क्या कॉन्सेप्ट है और जो भी क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया उसका क्या सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन को, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन दिया था, मैंने जो बताया था, वो ये था कि किसी भी LC ट्रांजैक्शन में कौन से पार्टीज नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, पार्टीज के नाम क्या क्या दिए हुए थे। पहले थे एक्सपोर्टर, दूसरे थे इशूइंग बैंक, तीसरे थे एडवाइजिंग बैंक और चौथे थे ऑपरेटिंग बैंक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन बेनिफिशियरी कंट्री हु हेल्प सोर्स बैंक फॉर इशूइंग बैंक। तो फ्रेंड्स, आइए ज़रा हम अपने नोट्स पे चलते हैं और फिर इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपने पिछले लेसन में समझाया था। जिन लोगों ने मेरे लेटर ऑफ क्रेडिट लेसन को नहीं देखे हैं, तो यहाँ पे टॉप के राइट कॉर्नर में एक लिंक आपको मिलेगा, आप लोग उस पर क्लिक करके मेरे उस लेसन में जा सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन से पार्टी नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो एक्सपोर्टर है, इशूइंग बैंक है, एडवाइजिंग बैंक है। तो ज़रा देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इनसे रिलेटेड। तो देखिए, पार्टीज़ के बारे में मैंने समझाया था। किसी भी LC के अंदर जो पार्टीज़ होते हैं वो ये सब होते हैं। एप्लीकेंट कौन होते हैं? बायर या इम्पोर्टर। बेनिफिशियरी कौन होते हैं? सेलर या एक्सपोर्टर। इशूइंग बैंक क्या होता है? एक ओपनिंग बैंक होता है जो कि इम्पोर्टर के बिहाफ में पे करेगा। ठीक है दोस्तों। और चौथा है हमारा एडवाइजिंग बैंक या नोटिफाइंग बैंक। ठीक है। और ये जो एडवाइजिंग या नोटिफाइंग बैंक होता है, ये एक्सपोर्टर के कंट्री में होता है। ठीक है। जो LC को क्या करता है? एडवाइस करता है। उसके बाद जो हमारा पार्टी है वो है नेगोशिएटिंग बैंक या नॉमिनेटेड बैंक। ये भी एक्सपोर्टर कंट्री में होता है। ठीक है, जो कि हमारे एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा। और उसके बाद हमारा कन्फर्मिंग बैंक आता है। फिर आता है हमारा रिम्बर्सिंग बैंक। तो दोस्तों, ये सभी के सभी जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं? पार्टीज़ हैं। एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक एंड रिम्बर्सिंग बैंक। तो क्वेश्चन में क्या था हमारा दोस्तों कि इनमें से कौन सा LC ट्रांजैक्शन में पार्टीज़ कौन सा इन्वॉल्व नहीं है। तो दोस्तों, एक्सपोर्टर तो है, हमने देखा। देखिए, एक्सपोर्टर है यहाँ। एक्सपोर्टर बेसिकली क्या है हमारा? एक्सपोर्टर हमारा हो गया बेनिफिशियरी। ठीक है, जो जिसको पैसा मिलेगा, जिसको LC का पैसा मिलेगा। ठीक है। इशूइंग बैंक भी है हमारा, एडवाइजिंग बैंक भी है। तो ये जो चौथा ऑप्शन D है हमारा, ओपनिंग बैंक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन द बेनिफिशियरी कंट्री, ये हमारा पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D। उम्मीद है इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए अगले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज LC, मतलब इनमें से कौन सा बैंक है जो कि LC को इशू करता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। सेलर बैंक, बायर बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक। तो दोस्तों, अभी हमने देखा इशूइंग बैंक के बारे में। देखिए यहाँ पर, ये इशूइंग बैंक के बारे में क्या लिखा हुआ है। इशूइंग बैंक एक ओपनिंग बैंक होता है जो कि इम्पोर्टर के बिहाफ में पे करता है। किस कंट्री में? इम्पोर्टर के कंट्री में। ठीक है दोस्तों। तो इशूइंग बैंक कैसा बैंक है? ओपनिंग बैंक है, जो कि इम्पोर्टर के बिहाफ में इम्पोर्टर के कंट्री में पे करता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस LC कौन इशू करता है? तो LC हमारा इशू करता है इशूइंग बैंक। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, इशूइंग बैंक तो लिखा ही नहीं है कहीं। यहाँ पे सेलर्स बैंक लिखा है, बायर्स बैंक लिखा है। तो जो बायर्स बैंक होता है वही तो इशूइंग बैंक होता है, क्योंकि ज़रूरी किसको है दोस्तों? ज़रूरी है बायर को ना, जो खरीद रहा है माल, जो कि सामान को खरीद रहा है, तो उसे ही तो ज़रूरी है। इसीलिए बायर के बैंक को ही हम लोग क्या कहते हैं? इशूइंग बैंक कहते हैं। या आप इम्पोर्टर भी कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि वही तो इम्पोर्ट करा रहा है वो वस्तु, वो सामान। ठीक है दोस्तों। तो इनडायरेक्ट वे में बायर्स बैंक भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो हमारा ओपनिंग बैंक है उसी को हम लोग बायर्स बैंक भी कह सकते हैं। चलिए, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, द बेनिफिशियरी ऑफ एन LC इंसिस्ट दैट अनदर बैंक शुड गिव गारंटी फॉर पेमेंट टू द ओपनिंग बैंक, व्हाट टाइप ऑफ LC विल बी ओपन। तो देखिए, LC में क्या होता है? एक बेनिफिशियरी होता है। बेनिफिशियरी कौन होता है? जिसे पैसा मिलेगा, यानी कि जो एक्सपोर्टर है। ठीक है दोस्तों। वो क्या बोला कि कोई बैंक हमें गारंटी दे, ठीक है, कि हम जो है ओपनिंग बैंक को पेमेंट कर देंगे। ठीक है, फॉर पेमेंट टू द ओपनिंग बैंक। तो ऐसे केस में कौन सा LC होता है? आइए दोस्तों, ज़रा समझते हैं इन चीज़ों को। ज़रा देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक कन्फर्मिंग बैंक के बारे में बताया है। देखिए ज़रा पढ़िए इनके बारे में क्या बताया है, कि ये एक्सपोर्टर के कंट्री में होता है। पहली बात ये तो क्लियर है, किस कंट्री में होता है दोस्तों? एक्सपोर्टर के कंट्री में होता है। और ये एडवाइजिंग बैंक के लिए, इट में भी एडवाइजिंग बैंक ऑल्सो, और ये एडवाइजिंग बैंक का भी रोल प्ले कर सकता है।
और यदि कोई डिफ़ॉल्ट होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कन्फर्मिंग बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ जो बात की जा रही है दोस्तों कि द बेनिफिशियरी ऑफ एन एलसी इंसिस्ट दैट अनदर बैंक शुड गिव गारंटी फॉर पेमेंट टू द ओपनिंग बैंक। तो इस केस में हमारा जो एलसी ओपन होगा वो कन्फर्म एलसी ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि कन्फर्म एलसी में जो है एक मतलब कि एक ऐसा एलसी होगा जिसमें एलसी का जो बेनिफिशियरी है यानी कि जो एक्सपोर्टर है उसे गारंटी मिलेगी। ठीक है, कि हाँ वो उसे पेमेंट मिल जाएगी ओपनिंग बैंक के द्वारा। यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि यदि कोई डिफ़ॉल्ट होगा तो कौन जिम्मेवार होगा, तो कन्फर्मिंग बैंक जिम्मेवार होगा। वो कन्फर्म करके बताएगा कि हाँ आपको जो है इस एलसी का जो अमाउंट है, इस एलसी का जो पेमेंट है वो आपको सही समय पे मिल जाएगी, गारंटी मिलेगी उसे। तो इस केस में कैसा एलसी ओपन होगा दोस्तों, कन्फर्म एलसी ओपन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जब कोई बैंक भारत में bind itself to the honor the draft drawn by the beneficiary of an LC without recourse to it, the guarantee is known as। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक है विथ रिकोर्स और एक है विदाउट रिकोर्स। आइए इसे समझते हैं, इसका क्या मतलब है विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स का। देखिए दोस्तों, विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स में क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक बार और आप लोग इस यहाँ पे समझ सकते हैं कन्फर्म एलसी का कि कोई बैंक होती है जो कि कन्फर्म करती है, ठीक है, एक्सपोर्टर के कंट्री में। तो यही होता है हमारा कन्फर्म एलसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जब कोई बैंक बाइंड हो जाती है कि जो ड्राफ्ट बेनिफिशियरी ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, विदाउट रिकोर्स टू इट, तो ऐसे गारंटी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे गारंटी को हम लोग ट्रांसफ़र गारंटी कहते हैं। वैसे ये गारंटी के टॉपिक का क्वेश्चन है, इस पर एलसी से ज़्यादा इस पर रिलेशन है नहीं, तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ स्किप भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। इसको बस आप लोग याद कर लेंगे कि ट्रांसफ़र एलसी एक ऐसा एलसी होता है जिसमें कोई रिकोर्स नहीं होता है। ठीक है, एक टाइप का गारंटी होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है हु विल रिक्वेस्ट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ एलसी फ्रॉम द कन्फर्मिंग बैंक। तो पूछा गया है कि एलसी के कन्फर्मेशन के लिए कौन रिक्वेस्ट करेगा, क्या इंपोर्टर रिक्वेस्ट करेगा, एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करेगा, ओपनिंग बैंक रिक्वेस्ट करेगा या एडवाइजिंग बैंक रिक्वेस्ट करेगा। तो एलसी कौन कंफर्म करेगा दोस्तों, तो आइए ज़रा देखते हैं। एलसी का जो कंफर्मेशन होता है वो करता है हमारा ओपनिंग बैंक यानी कि जो इशूइंग बैंक है। ठीक है, कंफर्मिंग जो हमारा इशूइंग बैंक होता है वो क्या करता है, वो हमारा देखिए यहाँ पे देखिए जो वही तो अल्टीमेटली पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इशूइंग बैंक विल आल्सो प्ले अ रोल ऑफ कंफर्मिंग बैंक। ठीक है, और वो रिक्वेस्ट करेगा, किससे रिक्वेस्ट करेगा, कंफर्मिंग बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि कंफर्मिंग बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि इस एलसी को तुम कंफर्म करो। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से यानी कि ओपनिंग बैंक। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि इसमें कुछ आप लोग सुझाव देना चाहते हैं अपना तो दीजिए, और मैं और इसी तरह का लेसन आप लोगों की और लेकर आऊँगा। तो दोस्तों और मैं आप लोगों को बता दूं कि साथ ही साथ हम लोग अपने मॉड्यूल सी को भी कंप्लीट कर चुके हैं अपने बीएफएम का। अब हम लोग मॉड्यूल डी पे इंटर करेंगे, मॉड्यूल डी को अच्छे से समझेंगे। और जो लोग मेरे फेसबुक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, जिससे आप जुड़ जाएँ, ताकि ये सब जो क्वेश्चन मैं वहीं पोस्ट करता हूँ और आप लोग जवाब भी देते हैं। और यदि आप लोगों को कुछ नहीं पता होता है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेसन लाता हूँ उसे समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप लोग चैनल को इस लेसन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और भी फॉलोअर के साथ शेयर करें। धन्यवाद।